पिछले टर्न पर हमने आपको बताया था, पूरा हमने बता दिया था कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, फलनों का संयोजन कैसे किया जाता है। उसी में नेक्स्ट टॉपिक आपका है इन्वर्टेबल ऑफ ए फंक्शन। एक तो क्लियर कर चुका हूँ, जब दूसरा क्लियर करूँगा तो उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को लगाएंगे और एक एक करके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्युत्क्रमणीय फलन। इसका मतलब इन्वर्टेबल ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, एक बार पढ़ता हूँ। देखिए एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। यह एक व्युत्क्रमणीय फलन तभी कहलाएगा यदि फलन g सच दैट वाई टू एक्स, देखिए ये व्युत्क्रमणीय हो गया, वाई इधर आ गया, एक्स इधर आ गया। इसमें एक्स डोमेन का काम कर रहा है, वाई रेंज का काम कर रहा है। लेकिन जब व्युत्क्रमणीय हो जाता है तो इसमें वाई डोमेन का काम करता है और एक्स रेंज का काम करता है। का अस्तित्व इस प्रकार है, इसका अस्तित्व तभी होगा जब जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स हो और एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई हो, आई वाई है। चलिए फलन जी को फलन एफ का प्रतिलोम कहते हैं, इसे एफ इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जब कोई फंक्शन, अभी हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो ये चीज़ पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। और इसमें जब हमें कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ होता है तो उस एफ एक्स को हम वाई मानते हैं और फिर उस वाई उसमें एक्स की वैल्यू को हम वाई के टर्म में निकालते हैं और वही फंक्शन जी एक्स हो जाता है अथवा जी वाई हो जाता है। और जब जी वाई हो गया और हमने देख लिया उस फंक्शंस में कि जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स है और एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई है, तो हम कह देते हैं कि वो जी वाई वाला जो फंक्शन आया है वाई के टर्म में, वह टर्म ही इस फंक्शंस का इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय अथवा इन्वर्टेबल तभी होगा जब वह 1 होगा और अनटू होगा। कहने का मतलब देख लीजिए, बाई फिगर हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ लिखा भी मैंने कि यदि एफ व्युत्क्रमणीय है तो एफ अनिवार्यतः एकाकी तथा आच्छादक होगा, यानी 1 होगा और अनटू होगा। विलोमतः यदि एफ एकाकी तथा आच्छादक हो तभी एफ व्युत्क्रमणीय होगा, दूसरे किसी केसों में एफ की वैल्यू व्युत्क्रमणीय नहीं होगी। इसका मतलब जब हमसे कभी ये पूछेगा कि आप यह बताइए कि क्या यह फंक्शन व्युत्क्रमणीय फंक्शन होगा, तो जब ये देखेगा कि व्युत्क्रमणीय फंक्शन, आप चेक करिए कि यह व्युत्क्रमणीय फंक्शन होगा कि नहीं, तो हम देखेंगे कि क्या वो फंक्शन 1 है अथवा अनटू है कि नहीं। अगर दोनों है तब हम कह देंगे कि यह फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। लेकिन यदि 1 है अनटू नहीं है या अनटू है 1 नहीं है, तो वह उस फंक्शंस की वैल्यू इनवर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम इसको अभी बाई डायग्राम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए हमने ये बना दिया आपको, यहाँ पर ये x ले लिया, ये y ले लिया और यहाँ से इसकी मैपिंग हमने करा दिया। यहाँ ले लिया 1 2 3 और इधर ले लिया a b c। हमने इसकी मैपिंग यहाँ से ऐसे करा दिया, ऐसे करा दिया। जब यहाँ से इसकी मैपिंग, तो हम देख रहे हैं ना 1 2 3 यहाँ एलिमेंट है, 3 यहाँ एलिमेंट है। हर ये इसमें डोमेन है, ये इसका रेंज है। हर डोमेन की इमेज हर रेंज में बन रही है, ये 1 होगा। इधर से जो हम चेक करेंगे तो इधर से भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज यहाँ न बन रही हो। इसलिए अगर ये 1 अनटू, इसलिए ये क्या होगा 1 अनटू होगा। बता चुका हूँ, बहुत बृहद रूप से आपको समझाया था इसको। ये 1 अनटू होगा और जब होगा तो इनवर्स इसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए हमने एक फंक्शन ऐसे ले लिया, अगर 1 2 3 a b हमने ले लिया ऐसे, इसको मैंने यहाँ से कर दिया और इसको मैंने यहाँ से कर दिया, इसको मैंने यहाँ से कर दिया। अब क्या ये 1 है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये 1 नहीं है। मैं पूछूंगा क्यों नहीं है? आप कहेंगे ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। और अगर मेनी वन फंक्शन होगा तब भी इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट।
इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए और केसों में हम देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा 1 1 भी हो, मान लीजिए ये केस आ गया आपका 1 2 3 ABCD। हमने कहा ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये तीनों हो गया। हमने कहा क्या ये 1 1 है? कहेंगे हाँ सर 1 1 है। क्या ये ऑनटू है? तो ऑनटू नहीं है, तो ये ऑनटू नहीं है, तो ये ऑनटू नहीं होगा, ये जो है ऑनटू नहीं होगा। तो जब ऑनटू नहीं है तो इसकी इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तुरंत हम जान लेंगे कि इसका इनवर्स भी डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मेरे मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी कहा जाएगा जब वह फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑनटू भी होगा। अब बताए थे आपको कि अगर कोई फंक्शन 1 1 हो, ऑनटू हो, तो इस तरह के फंक्शंस को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो कुल मिला जुलाकर कोई भी फंक्शन, एक बार अगेन देखिए, एक बार पुनः, कोई फंक्शन अगर एकेकी है और आच्छादी है तभी उसका इन्वर्टेबल निकाला जा सकता है। फिर हमने बताया था आपको अगर कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है तो f(x) को फिर हम y मानेंगे और उसमें x की वैल्यू को हम y के टर्म में निकालेंगे और वही फंक्शन gy होगा। और उसको चेक करने के बाद यदि हमारा GOF = IX आता है, FOG = IY आता है, तो हम ये कह देंगे कि वह फंक्शन इन्वर्टेबल होगा और उसका फंक्शन वही gx वाला g जो हमने y के टर्म में निकाला था वही उसका f इनवर्स हो जाएगा। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल ले करके हम आपको दिखाते हैं। एक हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 13 है NCERT का, एग्जाम्पल 13 NCERT का है। इसमें दिखा हुआ है f सच दैट n to i और दिया हुआ है f(x) = 4x + 3। हमने क्या बताया आपको? हमने आपसे कहा कि इसी f(x) फंक्शन को हम y मान लेंगे, तो y = हो गया 4x + 3 और यहीं से x की वैल्यू हम y के टर्म में निकालेंगे। इसको पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा, यानी x = y - 3/4 और यही फंक्शन क्या कहलाएगा? gy। और देखने पर अगर GOF की वैल्यू IX हो जाती है और f और g की वैल्यू IY आ जाती है तो हम कह देंगे यही y - 3 जो gy निकला है वही इसका इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। हम चेक करते हैं GOF को। GOF = क्या होता है? g ऑफ f(x). f(x) की वैल्यू क्या है? f(x) की वैल्यू है, यहाँ पुट करते हैं 4x + 3। f(x) की वैल्यू पुट हो गई। अब देखिए यहाँ क्या फंक्शन माने थे? gy, यानी y की जगह पर ये क्या आ गया? टोटल आ गया। तो अब gy = लिखते हैं, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे। तो इसलिए यहाँ से gy = हो जाएगा, y की जगह रखिए 4x + 3, इसके बाद -3 क्या? 4 और यहाँ से चलेंगे हम 4x + 3 - 3/4 -3 + 3 4 4 कट गया, = क्या? x बचा। इसी को हम कहेंगे कि ये IX होगा। अब हम दूसरा निकालते हैं FOG निकालेंगे। आपको मालूम है FOG बराबर होता है f ऑफ gx। f ऑफ gx की वैल्यू रखिए, यहाँ gy लिख दीजिए। gy क्या है? y - 3/4, इसकी वैल्यू y - 3। अब हो गया क्या? f(x), यानी पूरा ये वैल्यू x की जगह पर आ चुका है। f(x) जहाँ x है वहाँ हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, यानी 4 अंडर ब्रैकेट y - 3/4 y - 3/4 + 3
और डिवाइडेड बाई क्या, नहीं, एफ एक्स। देखिए एफ वाई माइनस 3/4, ये एफ एक्स पूरा एफ हो गया, इसकी जगह रखेंगे ये 4 यहीं से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल y आ गया, यानी एफ ओ जी बराबर y का मतलब क्या हुआ, आई वाई। हमने बताया था आपको कि अगर जी ओ एफ की वैल्यू आई एक्स और एफ ओ जी की वैल्यू आई वाई आ जाता है तो यही फंक्शंस जो एक्स का फंक्शन वाई के टर्म में आता है यही इसका इनवर्स फंक्शन हो जाता है। सो वी कैन से दैट एफ इनवर्स इज इक्वल टू y minus 3/4, that's the answer.